हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल पर पहला दिन है जिसमें मैंने आपको एक लाइव रिकॉर्डेड वीडियो मैंने सेंड किया था अपने प्रीवियस लेक्चर को लेकर के, जिसमें मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित जो उसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट है वो मैंने आपको पढ़ाया था। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, लाइक आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, एलटी हो, जीआईसी हो, सभी भी परीक्षाओं के लिए क्या रहेगा, ये आपका हेल्पफुल रहेगा। एक शब्द में कहा जाए तो बायोलॉजी, कहीं पर भी अगर बायोलॉजी से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है जिसमें कि बायोलॉजी पूछी जाती है, वो सभी के लिए क्या रहेगा, उतना ही हेल्पफुल रहेगा। सर, मेन जो फोकस इसमें किया गया है वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी को लेकर के किया गया है। तो आप इसको देखिएगा, जो कि मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म्स में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें अगर आप चाहें तो साथ साथ मेरे लिख भी सकते हैं। आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन ले करके बैठिए और साथ साथ मेरे नोट्स भी बनाते चलिए। और मैंने इसमें ये भी मेंशंस किया हुआ है कि कौन सा जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक जो आज का लिया हुआ है वो है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी। तो हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी की बात करते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी जो होता है एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि जिसमें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जिसमें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी की जाती है वही हमारी क्या होती है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। एक सिंपल शब्द में बोला जाए तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद अपने को अगला पॉइंट देखने को मिलता है कि जो हमारा एंडोक्राइनोलॉजी है, उस एंडोक्राइनोलॉजी को सबसे पहले देने का जो क्रेडिट है, जिन्होंने इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, उनका जो नाम था वो था निकोला पेंडे। निकोला पेंडे जो कि एक इटालियन आपके फिजिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले 1909 ईस्वी में क्या किया था, एंडोक्राइनोलॉजी को सबसे पहले इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जो एंडोक्राइनोलॉजी के पिता हैं वो हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहली जो डिसऑर्डर्स है, जो डिजीज़ है जिसको हम लोग एडिसन डिजीज़ बोलते हैं, इसको उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, जिसके बिहाफ पर थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी का क्रेडिट दिया गया। जो हमारी एडिसन डिजीज़ होती है उसको थॉमस एडिसन ने, एक ग्लैंड होती है जिस ग्लैंड को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इसको एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है। और जो हमारी ये एड्रीनल ग्लैंड होती है वो बेसिकली किडनी के ऊपर पाई जाती है। जैसे अगर हम ये बोलें कि ये हमारी किडनी है, तो इस किडनी के जस्ट ऊपर के सरफेस पर ऐसे क्या होती है, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है। तो इस एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड पाई गई, उसमें जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती है वो कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है। जिसमें से जो हमारा कॉर्टेक्स रीजन होता है, जिससे 3 हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, जो कि ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड एंड वेल एज हमारा गोनाडोकार्टिकॉइड्स होता है। उसमें से जो हमारा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होता है, जब उसका सिक्रीशंस जो होता है लो अमाउंट में होने लगता है या कम मात्रा में उसका सिक्रीशंस होता है, तो हमारी जो स्किन होती है वो ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है। और हमको देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का डिहाइड्रेशंस हो जाता है। और साथ साथ देखने को मिलता है कि हमारी जो स्किन होती है, जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है, वो काफ़ी वीक हो जाती है। जिसको इन केस में एडिसन साहब ने देखा और उन्होंने कहा कि ये एक तरह का डिसऑर्डर्स है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि ये कम सिक्रीशंस में, लेस सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से हो रहा। तब उन्होंने एड्रीनल ग्लैंड में देखा था। इसी के बिहाफ पर इसका जो नाम उन्होंने एक दूसरा नाम बताया था, उसको उन्होंने बताया था कि ये हमारा जो होता है वो होता है हाइपो एड्रीनालिज्म होता है। इसको उन्होंने हाइपो एड्रीनालिज्म का नाम दिया। फिर उन्होंने उसको अपने नाम के आधार पर उसका नामकरण कर दिया और उसको बता दिया कि एडिसन डिसऑर्डर्स होता है। इस तरह से हमको देखने को भी मिला कि जो सबसे पहला डिसऑर्डर्स हैं
जो कि इंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कवर्ड किया गया, वो हमारा कुछ और नहीं है, वो एडिसन डिजीज़ है, जिसको 1855 ईस्वी में सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया। वो भी किसके द्वारा? थॉमस एडिसन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि जो हमारा एडिसन डिजीज होता है वो काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के डिस्ट्रक्शंस की वजह से क्या होता है, ये डिसऑर्डर्स जो होता है वो काज होता है। मैंने एक लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। उसमें मैंने लिखा है कि इफ़ कॉर्टिसोल, क्योंकि ग्लूकोकार्टिकॉइड का जो दूसरा नाम है वो कॉर्टिसोल है, इफ़ कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेट लो अमाउंट, यदि जो हमारा कॉर्टिसोल अथवा ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है जब ये कम मात्रा में क्या होता है, सिक्रेट होता है, तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का डिहाइड्रेशन होने लगता है हमारी बॉडी से। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि स्किन का जो कलर होता है वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, जिससे हमको एक डिजीज़ काइट होती है, जिस डिजीज़ को एडिसन डिजीज अथवा हाइपोएड्रिनलिज्म का नाम दिया जाता है। तो ये तो इन केस में हो गया थॉमस एडिसन के बारे में। अब हम लोग कुछ और भी उसके फीचर्स को देखते हैं कि कौन कौन से उसके फीचर्स होते हैं जो कि इंडोक्राइन सिस्टम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला सिस्टम ये देखने को मिलता है, फीचर उसको में देखने को मिलता है, एक टैग एज लो स्पीड सर्विस। ये क्या होता है, सबसे इसकी स्पीड जो होती है, जो इसके कार्य करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं कि क्विक रिस्पॉन्स देता है, ये धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये वाइड स्प्रेड होता है जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है। इसीलिए इस पर एक लाइन मैंने लिखा भी है कि इंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करते हैं। और इंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो टू इंटीग्रेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है, जिसमें हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा जो होता है वो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसमें मैंने नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित कुछ आपको इसमें अंतर मैंने आपको बताया हुआ कि इसमें दोनों में क्या अंतर हो सकता है। तो मैंने नर्वस सिस्टम भी लिखा है एज वेल एज क्या लिखा है यहाँ पर, इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों में क्या अंतर हो सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो एग्जैक्ट काम करता है, ये वाइड स्प्रेड, इसका इफेक्ट जो होता है काफ़ी वाइड स्प्रेड, काफ़ी व्यापक होता है। ये जो होता है ये स्पीड इसकी फास्ट होती है। जैसे हम कहें कि यहाँ पर कोई ह्यूमन की बॉडी है, ये ह्यूमन की बॉडी है नॉर्मली, तो इसमें की बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट मीन्स इसकी बॉडी का जो ये नर्वस सिस्टम होगा वो क्या होगा, इसकी स्पीड फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नर्व सेल्स डायरेक्टली क्या करेगी, उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, कन्वे करेगी। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या होंगी, हमारी इंडोक्राइन सेल्स होंगी, जो कि इन केस में क्या होंगी, इंडोक्राइन नेचर की होंगी। तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स होंगी, जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, इसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो होता रहेगा, इसमें बेसिकली ब्लड फ्लो होगा। तो जो हमारी इंडोक्राइन सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो हार्मोन्स होता है, जो केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको क्या करती हैं, डायरेक्टली क्या करती हैं, ब्लड में प्योर कर देती हैं। प्योर, प्योर का मतलब होता है डालना या उड़ेलना, इसको डाल देती हैं। तब ये क्या करता है, ब्लड के साथ में रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स हमारा होता है, जो हमारा केमिकल मैसेंजर होता है, जो हार्मोन्स होता है, वो ऑलवेज जो होता है वो ब्लड के साथ ही फ्लो होगा और किसी के साथ में फ्लो नहीं होगा। दूसरी बात नर्वस सिस्टम में ये देखने को मिलता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये अपने को देखने को मिलता है कि ये लॉन्ग लिव्ड होता है। उसके बाद मैंने एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है और जिसमें मैंने आपको बताया है कि आखिर में नर्वस सिस्टम है तो इंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, वो सारे मैसेज को, सारे इन्फॉर्मेशंस को वो खुद ही कन्वे कर दे रहा है, खुद ही इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। तो आखिर में इंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो उसमें एक लाइन मैंने लिखा जिसमें मैंने बताया कि जो हमारे नर्वस सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच सकते हैं, कि सारे के सारे बॉडी पार्ट में पहुंच सकें। और जिन पार्ट में हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने मैसेज को वो कन्वे नहीं कर पाता है, उस पार्ट को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो यही लिखा है मैंने, द नर्वस सिस्टम कैन इनर्वेट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, सो दोज एरिया कैन रेगुलेटेड बाय इंडोक्राइन सिस्टम। तो उस एरिया को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होता है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका जो मीनिंग होता है टू सेपरेट विद इन, मतलब अंदर से अलग हो जाना, अंदर से अलग हो जाना। और हम लोग उसकी आगे भी बात करते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन
एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़ थ्रू केमिकल मैसेंजर, क्योंकि जो केमिकल मैसेंजर्स होता है उसी केमिकल मैसेंजर को हम लोग दूसरे शब्दों में हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है, ऐसा स्टेटमेंट एक वैज्ञानिक थे जिन वैज्ञानिक का नाम है हक्सले। हक्सले ने सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है। इसको सबसे पहले हक्सले साहब ने बताया था। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने है कि एक क्वेश्चन से 2021 के अपकमिंग एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें मैंने लिखा है द वर्ड हार्मोन्स वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो हमारा हार्मोन्स वर्ड है उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये पूछा गया क्वेश्चन से, इसको किसने किया। तो इसको करने का जो क्रेडिट है वो E.H. स्टार्लिंग ने किया था 1905 ईस्वी में। और जो हमारा वर्ड हार्मोन्स होता है ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब एक्साइट होता है अथवा अराउज, किसी चीज़ को जगाना अथवा किसी चीज़ को एक्साइट करना क्या होता है, ये हमारे हार्मोन्स की मीनिंग्स होती हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो एक, उसको डिफ़ाइन करने का जो क्रेडिट है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टार्लिंग एंड बेलिस। तो स्टार्लिंग एंड बेलिस ने क्या किया था, इसको डिफ़ाइन करने का काम किया। इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्लिंग को जाता है, जो कि आपके TGT का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगली बात यहाँ पर ये है कि जो हमारा हार्मोन्स वर्ड है वो सबसे पहले किसके रेफरेंस में यूज़ किया गया था। तो हमारा दो हार्मोन्स होता है, एक हमारा हार्मोन सिक्रेटिन होता है, दूसरा जो हमारा हार्मोन्स होता है वो गैस्ट्रिन होता है। इस हार्मोन्स के लिए सबसे पहले क्या किया गया, इसको यूज किया गया। दूसरी बात यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला हार्मोन्स डिस्कवर्ड किया गया, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवरर है वो अर्लीस्ट जो हमारा हार्मोन डिस्कवर्ड किया गया वो हमारा सिक्रेटिन हार्मोन्स होता है, जो कि डिवाडिनम से क्या किया गया था देखने को मिला था। डिवाडिनम भी क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और इंटेस्टाइन का पार्ट होने के साथ साथ जो डिवाडिनम होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक में क्या होता है, ये सिचुएट होता है। इस तरह से हम कह भी सकते हैं कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का पार्ट होता है जहाँ से हमको देखने को मिलता है कि जो हमारा हार्मोन सिक्रेटिन होता है ये क्या होता है, रिलीज होता है। दूसरी बात यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में PGT में 2002 में भी पूछा गया था, 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्रेटिन इज आ, ऐसे आप दे दिया सिक्रेटिन इज आ, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें हार्मोन दे दिया, उसमें विटामिन दे दिया, उसमें प्रोटीन दे दिया, उसमें स्टेरॉयड दे दिया, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको सिंपल याद रखना है कि ये हार्मोन्स होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला जो हमारा हार्मोन्स देखा गया था वो सिक्रेटिन देखा गया था। जो सबसे पहले डिजीज़ देखी गई थी वो एडिसन डिजीज़ देखी गई थी, और सिक्रेटिन को भी सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो अगर किसी को जाता है तो वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टार्लिंग एंड बेलिस। तो ये स्टार्लिंग और बेलिस वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया, इसकी डिस्कवरी की, और इसकी डिस्कवरी करके उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो हार्मोन्स है वो हमारा क्या होता है, सिक्रेटिन होता है। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और हार्मोन से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जो हमारी इंडोक्राइनोलॉजी होता है उस इंडोक्राइनोलॉजी में हम इंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करते हैं। जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई डक्ट नहीं पाई जाती है, विदाउट डक्ट होती हैं। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनका जो सबसे बड़ा प्राइमरी मैसेंजर्स होता है, जिसको हम लोग केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऑटोक्वाइड्स बोलते हैं, ये क्या होता है देखने को मिलता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, रिलीज़ किया जाता है। और ये जो हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे ऑटोक्वाइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं, हमारी बॉडी को मैसेज देने का काम करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग हार्मोन्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा गया कि हार्मोन वाज द फर्स्ट केमिकल मैसेंजर ऑफ द सेल, कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो सबसे पहला केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन्स को दूसरे शब्दों में हम लोग ऑटोक्वाइड्स भी बोल सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं, हार्मोन को ऑटोक्वाइड भी बोल सकते हैं। मैंने लिखा भी है कि ऑटोक्वाइड्स क्या होते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑटोक्वाइड्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, एक लोकल हार्मोन्स होता है जो कि नियर बाई, मतलब जो नियर बाई सेल्स होती है वहाँ से क्या होते हैं, ये रेगुलेट होते हैं, जिसके थ्रू से देखने को जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, पेन हो गया,
और स्मूथ मसल्स के जो फंक्शंस होते हैं उसको क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। जैसे मतलब अगर अपने को कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है, कहीं पर पेन हो रहा है, हमारी स्मूथ मसल्स जो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, अगर ऐसी एक्टिविटीज़ कहीं पर अपने को देखने को मिल रही है तो वो हमारा क्या होता है, एक ऑटोक्वाइट्स होता है जो कि एक लोकल हार्मोन्स होता है जो कि नियर बाई सेल्स के थ्रू से क्या करता है, हमारी बॉडी को मैसेज देता है, जिससे हमारी बॉडी को मैसेज मिलता है और फिर मैसेज मिलने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है और वो ब्रेन तक जा कर के फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। जैसे कुछ इसमें एग्जाम्पल भी लिखा, जैसे हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमारे ऑटोक्वाइट्स अथवा जो हमारा लोकल हार्मोन्स होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर मेंशंस किए गए हैं। उसके बाद अगली बात हम लोग देखते हैं कि हमारे हार्मोन्स में और क्या होती हैं। तो हार्मोन्स जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एक सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिलती है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, हार्मोन्स हमेशा लो अमाउंट में सिक्रेट होता है। और दूसरी बात देखने को मिलती है, ये ब्लड के साथ ही रेगुलेट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो हार्मोन्स हमारा होता है वो ऑलवेज ब्लड के साथ ही फ्लो होता है और किसी के साथ फ्लो नहीं होता है। तो हमेशा क्या हुआ, वो ब्लड के साथ में मिक्स्ड हो गया। मिक्स्ड होने के बाद क्या होता है, अपने टारगेट आर्गन तक जाता है और टारगेट आर्गन तक पहुंचने के बाद में क्या करता है, ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगली बात क्या होती है, हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉय आफ्टर फंक्शन। जो हमारा जैसे ही अपने फंक्शन को परफॉर्म किया तो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद में क्या होता है, हार्मोन्स जो हो जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट मीन्स कैन नॉट यूज अगेन एंड अगेन। इसका मतलब अगर हमारा एक बार हार्मोन्स सिक्रेट हुआ तो हम इस हार्मोन्स को दोबारा यूज में नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये हार्मोन्स क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है ये भी वाइड स्प्रेड होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा हार्मोन्स होता है ये वाइड स्प्रेड होता है। उसमें मैंने नर्वस सिस्टम में बताया था कि वो क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर भी ये बिहार का जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था 2023 का भी करंट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिकली हार्मोन्स आर, कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो केमिकली कैसे होते हैं। तो चाहे वो स्टेरॉइड आ जाए, चाहे वो पेप्टाइड आ जाए, चाहे प्रोटीन्स आ जाए, चाहे अमाइंस आ जाए, चाहे उसमें अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स लिखे रहें, तो अगर इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन में आपको मिलता है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इससे मिल करके बने हुए होते हैं। तो सेम क्वेश्चंस आपका रिपीट हुआ था बीपीएससी 2023 के क्वेश्चंस में। तो अभी तक आपने 3 क्वेश्चंस देख लिए जो कि आपके इंडोक्राइन सिस्टम से ही पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि हार्मोन्स टर्म को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, एच स्टॉर्लिंग ने किया। दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया कि सेक्रेटिन क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है। तीसरा क्वेश्चन आपने देख लिया कि जो हमारा केमिकली हार्मोन्स होता है, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो किससे मिल करके बना होता है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपका बीपीएससी 2023 के एग्ज़ाम में क्या हुआ है, पूछा गया है। अगली बात यहाँ पर है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, या नॉर्मल कंडीशंस में देखने को मिलते हैं कि टोटली क्या होते हैं, हार्मोन्स एब्सेंट होता है हमारी बैक्टीरिया में। दूसरी बात, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये भी क्या होता है, कम होता है। एक स्टेटमेंट है जिसमें इन केस में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्लाउड वर्नाल्ड, इन्होंने बताया था कि फ्लूइड ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक उन्होंने अपना कथन दिया था। और अगली बात इन केस में जो नोट्स के रूप में आपको लिखी गई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो सबसे पहला क्वेश्चन से देखिए आपका पूछा गया पीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में कि प्राइमरी मैसेंजर ऑफ द एनिमल बॉडी, सेम क्वेश्चंस लिखा था इसलिए मैंने सेम इसको कॉपी कर दिया कि प्राइमरी मैसेंजर ऑफ द एनिमल बॉडी क्या होता है, ये हमारा हार्मोन्स होता है। यह फिर उसी को मैंने लिखा है कि फर्स्ट मैसेंजर ऑफ द सेल लिखिए, चाहे प्राइमरी मैसेंजर ऑफ द सेल्स लिखिए, चाहे सेकंड मैसेंजर। तो फर्स्ट मैसेंजर ऑफ द सेल जो होता है वो हार्मोन्स होता है। सेकंड मैसेंजर ऑफ द जो सेल होता है वो साइक्लिक एएमपी, जिसको हम लोग साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। जो हमारा थर्ड मैसेंजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा थर्ड मैसेंजर जो होता है वो कैल्शियम आयन होता है, जो यहाँ पर लिखा गया है। और अगली बात अगर हम लोग करते हैं कि हार्मोन्स जो होता है वो हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में क्या होता है, स्प्रेड होता है और फिर क्या होता है, हमारे ब्लड के साथ में क्या होता है, मिल जाता है और ब्लड के साथ में मिल करके क्या करता है, वो केमिकल मैसेंजर के रूप में क्या करता है, वो कार्य करता है।
तो ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको एंडोक्राइन के कुछ बेसिक टर्म और हार्मोन से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि जो हमारी सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, उस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कितने प्रकार की होती हैं। साथ ही साथ उसमें पढ़ाएंगे आपको कि इसकी वर्जन कैसी हुई है। साथ ही साथ हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की जो ग्लैंड्स होती हैं, उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए, मिक्स्ड ग्लैंड हो गई। ये सब सारी चीज़ें हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, कि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपको पसंद आए और आपके लिए वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और देखने के साथ साथ आप लोग इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और इसी तरह से हम आपको जितने भी आपके एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जो बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, बायोलॉजी लवर हैं, जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, मेनली जो हमारा फोकस है वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में होता है या अदर स्टेट में होता है। तो उन सभी के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप साथ ही मेरा कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए, उसी के साथ लिखते चलिए, आपका साथ साथ नोट्स भी बनता हुआ चलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।